दोपहर की चिलचिलाती धूप थी। धूल भरे रास्ते पर एक पुरानी सी बस हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ रही थी। बस की खिड़की वाली सीट पर बैठी 60 वर्षीय सावित्री देवी अपने पल्लू से बार बार पसीना पोंछ रही थी। उनके बगल में उनकी छोटी बेटी रिया पानी की बोतल से उन्हें पानी पिला रही थी। सावित्री देवी को इलाज के लिए शहर के बड़े अस्पताल जाना था और रिया अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर मां को लेकर जा रही थी। रिया की बड़ी बहन रोशनी वर्मा, जो इसी जिले में नई एसपी बनकर आने वाली थी, अभी तक चार्ज नहीं ले पाई थी। इसलिए सावित्री देवी और रिया आम यात्रियों की तरह सफर कर रही थी। जैसे ही बस शहर के मुख्य चौराहे घंटा घर के पास रुकी, अचानक एक तेज रफ्तार काली एसयूवी ने बस को ओवरटेक करने के चक्कर में जोरदार टक्कर मार दी। बस का ड्राइवर घबराकर ब्रेक लगाने लगा, जिससे अंदर बैठे यात्री एक दूसरे पर गिर पड़े। सावित्री देवी का सिर सामने वाली सीट से टकराया और उनके माथे से खून बहने लगा। रिया घबरा गई। मां, आप ठीक तो हैं? उस काली एसयूवी से 4 हट्टे कट्टे लड़के उतरे। उनमें सबसे आगे था जिले के बाहुबली विधायक का बेटा विक्की प्रताप सिंह। विक्की ने हाथ में बेसबॉल का डंडा ले रखा था। उसने बस के ड्राइवर को कॉलर से पकड़कर नीचे खींचा और पीटना शुरू कर दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी को छूने की? जानता नहीं मैं कौन हूं? बस के बाकी यात्री डर के मारे दुबक गए। किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन रिया से रहा नहीं गया। वो बस से उतरी और चिल्लाई, रुको, ये क्या गुंडागर्दी है? गलती आपकी थी। आपने गलत साइड से ओवरटेक किया और ऊपर से इस गरीब ड्राइवर को मार रहे हो। मेरी मां को चोट लगी है, हमें अस्पताल जाने दो। विक्की प्रताप सिंह रुका। उसने धीरे से अपना काला चश्मा उतारा और रिया को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में एक गंदी चमक थी। वो हंसा, ओहो, बड़ी गर्मी है मैडम ने। गलती हमारी नहीं, इस सड़क की है जो हमारे रास्ते में आ गई। और रही बात चोट की, तो चलो हमारी गाड़ी में, हम तुम्हें पर्सनली अस्पताल छोड़ देते हैं। उसके साथ खड़े गुंडे अश्लील हंसी हंसने लगे। रिया को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तमीज से बात करो, हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं, बस रास्ता छोड़ो। विक्की का अहंकार चोटिल हो गया। उसने रिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की। बहुत जुबान चलती है तेरी, लगता है शहर में नहीं हो, यहां विक्की भैया का राज चलता है। रिया ने झटक कर उसका हाथ छुड़ाया और एक जोरदार तमाचा विक्की के गाल पर जड़ दिया। चटाक की आवाज पूरे चौराहे पर गूंज गई। सन्नाटा छा गया। बाहुबली के बेटे को थप्पड़? विक्की की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने चीख कर कहा, उठा लो इन दोनों को, आज इनको बताएंगे कि शेर के मुंह में हाथ डालने का अंजाम क्या होता है। उसके गुंडों ने रिया और घायल सावित्री देवी को जबरदस्ती घसीटकर अपनी गाड़ी में डाल लिया। बस में बैठे लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। पास ही खड़े ट्रैफिक पुलिस वाले ने भी मुंह फेर लिया, क्योंकि वो विक्की प्रताप सिंह था। उन्हें शहर के बाहर विक्की के फार्म हाउस पर ले जाया गया। एक अंधेरे कमरे में दोनों को बंद कर दिया गया। सावित्री देवी का खून बहना बंद नहीं हो रहा था। रिया रो रही थी। मां, आप चिंता मत करो, दीदी आने वाली हैं, मैंने सुबह ही उन्हें मैसेज कर दिया था। सावित्री देवी ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, ये लोग बहुत खतरनाक लग रहे हैं, रोशनी को आने में अभी वक्त लगेगा, भगवान ही हमारी रक्षा करेगा। बाहर विक्की शराब पी रहा था और अपने दोस्तों से कह रहा था, आज रात इस लड़की का सारा गुरूर तोड़ दूंगा। एसपी क्या, सीएम भी आ जाए तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी फार्म हाउस के भारी लोहे के गेट पर एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम, गेट उड़कर दूर जा गिरा। धूल के गुबार के बीच एक पुलिस जीप नहीं, बल्कि एक साधारण सी बुलेट मोटरसाइकिल अंदर दाखिल हुई। उस पर एक लड़की बैठी थी, काली जीन्स, लेदर जैकेट और आंखों पर एविएटर चश्मा। उसके पीछे कोई पूरी फौज नहीं थी, वो अकेली थी। ये रोशनी वर्मा थी। विक्की के गुंडे लाठियां लेकर दौड़े। ए लड़की, कौन है तू? यहां कैसे आई? रोशनी ने अपनी जैकेट की चैन खोली। अंदर पुलिस की खाकी शर्ट नहीं, बल्कि एक सिंपल टी शर्ट थी, लेकिन उसकी कमर पर बंधी सर्विस रिवॉल्वर चमक रही थी। उसने बिना कोई शब्द बोले पहले गुंडे की लाठी हवा में ही पकड़ी और उसकी कलाई मरोड़ दी। कड़क, हड्डी टूटने की आवाज आई। दूसरे गुंडे को उसने एक ही किक में 10 फीट दूर फेंक दिया। शोर सुनकर विक्की बाहर आया। कौन है बे तू? मरने का शौक है क्या? रोशनी ने उसे घूर कर देखा। तेरी मौत का परवाना, मेरी माँ और बहन कहाँ हैं? विक्की हंसा। अच्छा, तो तू उस थप्पड़ मारने वाली की बहन है। आजा, तुझे भी अपनी महफिल में शामिल कर लेते हैं। रोशनी का पारा चढ़ गया। उसने बिजली की तेजी से अपनी रिवॉल्वर निकाली और सीधा निशाना विक्की के माथे पर लगाया। एक और शब्द और तेरा दिमाग दीवार पर पेंटिंग बना देगा। विक्की की हंसी गायब हो गई। उसे अपनी मौत सामने दिख रही थी। रोशनी ने उसे कॉलर से घसीटकर उस कमरे की तरफ ले गई जहां उसकी मां और बहन कैद थीं। दरवाजा खोलते ही रिया दौड़कर रोशनी से लिपट गई।
दीदी, माँ को देखो। रोशनी ने माँ के माथे पर लगी चोट देखी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, अंगारे थे। उसने अपनी चुन्नी से माँ का सिर बांधा और विक्की की तरफ मुड़ी। तुझे क्या लगा था औरत कमजोर होती है या वर्दी वाले सब तेरे बाप के गुलाम हैं? तभी सायरनों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। जिले की पूरी पुलिस फोर्स, एएसपी और खुद आईजी मौके पर पहुंच गए थे। रोशनी ने सुबह ही चार्ज लेने से पहले आईजी को सूचित कर दिया था कि उसकी लोकेशन ट्रैक की जाए, क्योंकि उसकी बहन का फोन अचानक कट गया था। पुलिस को देखकर विक्की फिर से शेर बन गया। देखो आईजी साहब, ये औरत मेरे घर में घुसकर मुझे मार रही है। मेरे पिताजी विधायक हैं, मैं आप सबकी वर्दी उतरवा दूंगा। आईजी साहब आगे बढ़े। उन्होंने विक्की को नहीं बल्कि रोशनी को सैल्यूट किया। जय हिंद एसपी मैडम, हमें देर हो गई। विक्की के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या एसपी? रोशनी वर्मा, जो कल ही इस जिले की नई एसपी नियुक्त हुई थी, विक्की को देखा। हाँ, मैं वही एसपी हूं जिसकी वर्दी उतरवाने की धमकी तू दे रहा था। अब सुन, तेरे बाप की विधायकी और तेरी गुंडागर्दी दोनों का अंत आज से शुरू होता है। रोशनी ने विक्की को हथकड़ी पहनाई नहीं, बल्कि उसे जीप के पीछे बांधकर थाने तक ले जाने का आदेश दिया। शहर के बीचों बीच जिस विक्की से लोग डरते थे, आज वो पुलिस जीप के पीछे घिसटता हुआ जा रहा था। लोग छतों पर चढ़कर देख रहे थे। थाने में विधायक जगत प्रताप सिंह अपने वकीलों की फौज लेकर पहुंच गए। एसपी रोशनी, मेरे बेटे को छोड़ दो, वरना तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा। तुम जानती नहीं मेरी पहुंच कहां तक है। रोशनी अपनी कुर्सी पर बैठी थी। उसने टेबल पर रखे पानी के गिलास से एक घूंट भरा और बोली, विधायक जी, आपकी पहुंच जहां खत्म होती है, कानून का हाथ वहां से शुरू होता है। आपके बेटे पर अपहरण, हत्या का प्रयास, सरकारी काम में बाधा और महिला उत्पीड़न के 10 केस दर्ज हैं। और रही बात आपके करियर की, तो आपके पुराने फाइलों की धूल भी मैंने झाड़नी शुरू कर दी है। तभी बाहर मीडिया का जमावड़ा लग गया। रिया ने वो वीडियो क्लिप मीडिया को दे दी थी जो बस में एक यात्री ने छुपकर बनाई थी, लेकिन डर के मारे पोस्ट नहीं की थी। रोशनी ने उस यात्री को ढूंढा और गवाही देने के लिए मना लिया। टीवी स्क्रीन्स पर विक्की की गुंडागर्दी चल रही थी। पूरा देश देख रहा था। शाम तक सीएम ऑफिस से फोन आ गया, लेकिन विधायक को बचाने के लिए नहीं, बल्कि ये कहने के लिए कि एसपी साहिबा, कानून अपना काम करे, हम आपके साथ हैं। क्योंकि जनता का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। सोशल मीडिया पर #लेडी सिंघम रोशनी ट्रेंड कर रहा था। अगले कुछ हफ्तों में रोशनी ने पूरे जिले की सफाई कर दी। विक्की की जमानत बार बार खारिज हुई। विधायक जगत प्रताप को भी पुराने घोटाले में जेल जाना पड़ा। अस्पताल के कमरे में सावित्री देवी लेटी थीं। उनके माथे पर पट्टी थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। रोशनी और रिया उनके पास बैठी थीं। सावित्री देवी ने रोशनी का हाथ थामा। मुझे गर्व है तुम दोनों पर। रिया ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और तूने उसे अंजाम तक पहुंचाया। रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, ये वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये हजारों माताओं का विश्वास है जो सोचती हैं कि उनकी बेटी सुरक्षित रहे। जब तक मैं यहां हूं, किसी विक्की की हिम्मत नहीं होगी कि किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी देखे। कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हमें भी गलत होते देखकर चुप रहना चाहिए या रिया की तरह आवाज उठानी चाहिए? याद रखिए, अपराधी तब तक ही ताकतवर है जब तक हम डरे हुए हैं। जिस दिन हम निडर हो गए, उस दिन बड़े से बड़ा बाहुबली भी घुटनों पर होगा। अगर आपको रोशनी और रिया की ये जांबाजी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही जोश और जज्बे से भरी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और सामाजिक जागरूकता फैलाना है। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। धन्यवाद। सुबह के 6:30 बजे थे। शहर के पुराने सब्जी बाजार में जगह जगह से भाप उठ रही थी। सड़क के कोने पर सुशीला कुमारी अपने ठेले पर हरी सब्जियां सजा रही थीं। उनका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में आज भी उम्मीद थी। उनका बेटा कबीर दिल्ली में इंजीनियर था और बेटी आर्या देश की शान पैराशूट रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट थी। दोनों ड्यूटी में इतना व्यस्त रहते कि अपनी मां की असल परेशानियां जान ही नहीं पाते। सुशीला अक्सर अपने मन में बुदबुदाती, भगवान करे मेरे बच्चे कभी ये ना देखें कि उनकी मां कैसी मुश्किलों में सब्जी बेचती है। लेकिन आज किस्मत उनके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। सुशीला सब्जियां तौल रही थीं, तभी अचानक एक सफेद कार तेजी से बाजार में घुसी। कार से उतरा नगर निगम इंस्पेक्टर रवि नारायण। उसके हाथ में छड़ी थी और आंखों में घमंड। वो गरज कर बोला, कितनी बार बोला है सड़क के किनारे ठेला मत लगाना।
तुम लोगों की वजह से ट्रैफिक जाम होता है। बात खत्म होने से पहले ही उसने सुशीला के ठेले को दोनों हाथों से धक्का दे दिया। पूरी सब्जियां मिट्टी में जा गिरी, टमाटर लुढ़क कर नाली की ओर बहने लगे। भीड़ खड़ी हो गई, लेकिन हमेशा की तरह कोई आगे नहीं आया। सुशीला कांपती आवाज में बोली, साहब मेरा कोई रवि नारायण ने उसकी बात काटी और जोर से चिल्लाया, गलती तेरी सारी जिंदगी है, जुर्माना लगेगा, और अगर आवाज उठाई तो ठेला उठा ले जाऊंगा। सुशीला के हाथ कांप गए, आंखों से आंसू टपक पड़े, लेकिन वो चुपचाप सब्जियां उठाने लगी। पास ही एक कॉलेज का लड़का खड़ा था, अनिकेत। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव था और अपनी नजरों के सामने हो रहे अत्याचार को रिकॉर्ड करने लगा। घर पहुंचते ही अनिकेत ने वीडियो अपलोड कर दिया। कैप्शन लिखा, ये महिला सिर्फ अपना पेट पाल रही थी, लेकिन एक सरकारी मुलाजिम ने इसे सड़क पर अपमानित कर दिया। क्या यही इंसाफ है? वीडियो कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज ले गया। ये वीडियो पहुंच गया लेफ्टिनेंट आर्या सिंह के मोबाइल तक। वीडियो देखते ही उसके हाथ कांप गए, दिल तेजी से धड़कने लगा। मां? उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द मिश्रित था। उसने तुरंत वीडियो अपने भाई कबीर को भेजा। दोनों स्तब्ध थे। कबीर बोला, दीदी ये आदमी नहीं बचेगा, चलो मां के पास इमीडिएटली। लेकिन आर्या बोली, कबीर मैं जा रही हूं, तुम वहीं रहो, ये मामला शांत दिमाग से सुलझाना होगा। उसने वर्दी उतारी, नीला सूट पहना और रात की बस पकड़कर शहर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। मां की कांपती आवाज आई, कौन? मां मैं हूं, आर्या। दरवाजा खुला और सुशीला अपने बेटी से लिपट गई। आंसू बहने लगे। आर्या ने पूछा, मां आपने मुझे बताया क्यों नहीं? सुशीला बोली, बेटी साहब लोग हैं, मैं क्या कर लेती, तू अपने काम में लगी रहे। आर्या की आंखों में आग भर गई। अगली सुबह वो सीधे नगर निगम कार्यालय पहुंची। वहां रवि नारायण मौजूद नहीं था, लेकिन सेक्शन ऑफिसर योगेश फौजदार था। आर्या बोली, मुझे रवि नारायण के खिलाफ शिकायत देनी है, उसने मेरी मां के साथ बदतमीजी किया है। योगेश हंसते हुए बोला, तुम कौन होती हो शिकायत करने वाली? किसी का बाप भी इस विभाग के इंस्पेक्टर पर हाथ डाल नहीं सकता। आर्या ने धीरे से अपनी जेब से आर्मी आईडी निकालकर टेबल पर रख दी। योगेश की हंसी गायब, चेहरा पीला। आप लेफ्टिनेंट हैं? आर्या की आवाज पत्थर बनी। हां, और अब मुझे बताओ, कार्रवाई करोगे या मैं ऊपर तक जाऊं? योगेश हकलाया, जी जरूर करेंगे, बस प्रक्रिया। आर्या ने कहा, मैं प्रक्रिया जानती हूं, अब रवि नारायण को भी बुलाओ। तभी दरवाजा खुला। रवि नारायण अंदर आया। आर्या को देखकर हंसते हुए बोला, ओह तो तुम हो वो लड़की, बड़ा नाम चल रहा है तुम्हारा वीडियो में। आर्या ने कहा, मैं तुम्हें निलंबित करवा के रहूंगी। रवि बोला, देखते हैं कितना दम है तुम में। आर्या उस लड़के अनिकेत के पास पहुंची। उसने उसे ओरिजिनल वीडियो रिटन स्टेटमेंट दे दी। दोनों मिलकर डीएम आराधना पटेल के ऑफिस पहुंचे। डीएम ने वीडियो देखा और कहा, बहुत बड़ा अपराध है, निगम विभाग के दुरुपयोग का क्लियर मामला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखिए, यह मामला सार्वजनिक होगा। अगली सुबह जिला मुख्यालय पत्रकारों से भर गया। स्टेज पर डीएम, नगर निगम कमिश्नर और आर्या बैठे थे। डीएम ने घोषणा की, नगर निगम इंस्पेक्टर रवि नारायण और सेक्शन ऑफिसर योगेश फौजदार को तुरंत विभाग से निलंबित किया जाता है। तथ्यों के आधार पर दोनों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, शक्ति दुरुपयोग और नागरिक उत्पीड़न के तहत केस दर्ज होगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। 3 हफ्तों की जांच के बाद दोनों अधिकारी दोषी पाए गए। रवि नारायण को बर्खास्त कर दिया गया। योगेश को भी सेवा से हटाकर उनके खिलाफ कोर्ट केस शुरू हुआ। घर पर जब सुशीला को खबर मिली, आर्या उनके कदमों में बैठ गई और बोली, मां इंसाफ मिल गया, सिर्फ आपके लिए नहीं, हर उस मां के लिए जो चुपचाप अपमान सहती है। सुशीला ने बेटी को गले लगाकर कहा, तूने मेरा सिर नहीं, इस शहर का सिर भी ऊंचा कर दिया। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही दमदार प्रेरणादायक किस्सों के लिए हमारे चैनल स्टोरीज बाय कान्हा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।